Hello, good evening guys. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा, जो भी आपके सिलेबस में सबसे पहला यूनिट लिखा हुआ है, जिसमें आपको न्यूटन्स के कुछ लॉ पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आपको सिंपल डेफिनेशनें पढ़नी है, लाइक स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एटसेट्रा। तो उस एटसेट्रा वर्ड से ही आपको बाकी डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेंगी। देखो, मैंने आपको बायो का पहला लेक्चर करवाया, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से विटामिन वाला एक, जिसमें विटामिन और उसके डिजीज़ के बारे में पढ़ना था, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया और एमसीक्यूज़ ख़त्म किए। सेम वैसे ही हमारा पूरी की पूरी कोर्सेज में ऐसा होगा, साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, उसके बाद आपका अकाउंटेंसी का लेक्चर आ जाए, मैथ्स का आ जाए, कुछ भी आए, हम उसको प्रैक्टिस के साथ साथ ख़त्म करेंगे। सो एज आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाए और आप एग्ज़ाम को इसी साल अच्छे से क्रैक कर पाओ। सो आज के हम लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिजिक्स का बेसिक थोड़ा थोड़ा समझाना स्टार्ट करूंगा। और अगर आप फिजिक्स का बेसिक अच्छे से समझ जाते हो तो आई होप कि आप उसके बाद आज की क्लास, जो भी 2-3 क्लासेस की होंगी, इसमें आपका पहला यूनिट भी ख़त्म होगा और आपके एक पूरे की पूरे फिजिक्स का पूरा की पूरा एक बेस तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कोई भी चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक यूनिट की बात करते हैं। देखो, आपके सिलेबस में एक छोटे छोटे पॉइंट लिखा है, स्पीड के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। प्लस मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली फिजिक्स आपको बताती क्या क्या है। सबसे पहले आप जो भी चीज़ देख पा रहे हो, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मेरा कलर आपको जैसा भी दिख रहा है, काला, पीला, नीला, जो भी दिख रहा है, तो वो सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? वो सब कुछ हम जो भी पढ़ते हैं, तो वो उसके पीछे हमें अगर जानना है कि क्या वजह है इसके पीछे की, तो उसके लिए हमें बेसिक फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली फिजिक्स हमें बताएगी कि आपका कलर ऐसा क्यों दिख रहा है सर। दूसरी चीज़, आप कुछ भी, जैसे ये पेन है, पेन का मास कितना है, ये पेन लिख कैसे रहा है, इसके अंदर जब कोई इंक वाला पेन होगा उसमें इंक कैसे आगे आती है अपने आप, तो वो सब कुछ हम लोग, सब कुछ जो भी होगा वो विद एक्सपेरिमेंट और प्रूफ के साथ सब कुछ किया हुआ फिजिक्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि देखो 10th से पहले आप सबने पढ़ा हुआ है। आज की क्लास आप पूरी देखोगे, आपको समझ आएगा कि साइंस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली आपको डिफ़िकल्ट बनाने वाले कौन है? वो आपके स्कूल एंड कॉलेज के टीचर हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए। बेसिकली 10th से पहले पहले ही ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। कॉलेज में खैर आप सीख भी नहीं सकते। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, यूनिट किसको बोलते हो आप? तो हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब उसको एक मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए पूछा, सर आपकी हाइट कितनी है, व्हाट इज योर हाइट? तो आपकी हाइट कितनी है? मान लो किसी बच्चे ने बोला, सर मेरी हाइट है 171 सेंटीमीटर। तो आपको मैं पूछूं, इसमें आपको कैसे पता चला कि अगर मैं सिंपल लिख दूं 171 सेंटीमीटर, तो कोई भी बच्चा मुझे बता देगा यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, मतलब एक दूरी की बात हो रही है, लेंथ की। तो लेंथ की बात होने के लिए कैसे पता चला मुझे? ये सर यहाँ से पता चला। इसको बोलते हैं सर यूनिट। कोई भी चीज़ की पहचान के लिए अपना कोई ना कोई एक यूनिट दिया होता है। और ये जो दिख रहा है कितनी हाइट है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो कोई भी चीज़ की पहचान के लिए उसको कोई ना कोई यूनिट मिला होगा, और उसी यूनिट को हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाओगे गाइज, तो उसके आने वाले चैप्टर जितने भी होंगे, इसके बेस पे जो स्पेशली जो फिजिक्स के रिलेटेड होंगे, वो सब कुछ आपको समझ आएगा और आपको रियल लाइफ में भी चीज़ें समझ आएंगी कि आप हकीकत में ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में कर रहे हो। तो मैं आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से इतने अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ना कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा, जितने ज़्यादा चीज़ों को आपने पढ़ा होता है, तो अगर उसके कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सब कुछ बकवास होता है, वो सब कुछ बेकार चला जाता है।
क्योंकि आपको एग्जाम में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। तो हर एक चीज़ के लिए मैंने बोला सर यूनिट होता है, कोई ना कोई क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई यूनिट होगा जो मुझे उसका बताएगा। जैसे मैं बोलता हूँ टाइम कितना हुआ, आप बोलोगे सर 12 बज के कुछ भी बोल दो, मान लो 12 बज के 10 मिनट, तो 12 मुझे पता है ये किसकी बात हो रही है, आवर की बात हो रही है, और ये क्या है सर, मिनट की बात हो रही है। जैसे टाइम को वैसे मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनता है सेकंड्स, ये भी उसके यूनिट होते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि यूनिट क्या क्या होते हैं, ऐसे यूनिट क्या होते हैं, हर एक यूनिट धीरे धीरे क्यों बने थे, मैं सब कुछ आपको आज की क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा बेसिकली। जैसे मैं बोलता हूँ सर आपका मान लो मास या वेट कितना है, आप बोलोगे सर मान लो 70 kg, जैसे मेरा बेटा 70 kg मैं लिख देता हूँ। तो अगर मैं किसी को बोलूँ 70 kg, तो हर एक बंदा मुझे बता सकता है यहाँ पे मेरी मास की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। मास और वेट दोनों में फ़र्क होता है, ये भी आप धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में समझ जाओगे। तो केजी क्या है सर, केजी ने मुझे बताया कि मेरा मास कितना है। ये क्या है सर, ये मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली हर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट बने गए हैं, उसी को बोलते हैं सर यूनिट। अब आपका स्पीड का भी यूनिट है, वेलोसिटी का भी यूनिट है, तो वो तो पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे यूनिट बनाने ही क्यों पड़े। अगर आपको कोई पूछे सर यूनिट बनाने ही क्यों पड़े, तो एक देखो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लीजिए आप लोग पुराने ज़माने में जी रहे हैं, जब क्या होते थे, आपका किंग्स वगैरह चलते थे। जब कोई राजा होता था उसकी पूरी प्रजा होती थी, तो वो क्या करता था सर, एक एरिया पे पूरा होल्ड करता था। जैसे मान लो यहाँ का किंग है एक, उसने इतना पूरा एरिया घेर रखा है, ये उसका कंट्रोल है, यहाँ पे बॉर्डर पे उसने अपनी आर्मी लगा रखी है और ये उसका पूरा सिस्टम है, सारा वो चला रहा है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर चलाता है, उसी तरीके से मान लो एक किंग है जो इस एरिया को चला रहा है। यहाँ पे सर एक किंग था, बीच में आ गया सर एक कोई समुंदर वगैरह, ठीक है, समुंदर के इस साइड भी एक किंग रहता है, उसने भी ये जगह घेर रखी है। इस तरीके से मान लो जगह अलग अलग जगह घेरी हुई है। अब इन बंदों ने जो सिस्टम बना रखा था अपना, वो चलेगा सर राजा के अकॉर्डिंग, जो भी राजा बोलेगा उसी तरीके से होगा। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई चीज़ लेनी होती थी तो चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी, करेंसी तो बाद में आई थी। मान लो आपको चीनी लेनी है, ठीक है, मान लो आपको चीनी लेनी है, तो चीनी के लिए आपको उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। जैसे कुछ भी मान लो चावल देने पड़ेंगे या कुछ भी देना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई चीज़ लेनी है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। वो सिस्टम बनाया राजा ने, क्या किया उसने बोला कि ठीक है, अगर आपको चीनी लेनी है तो मान लो 1 kg चीनी के लिए, पहले तो केजी भी नहीं था, मान लो 1 kg के लिए उसने रख दिया होगा कि 4 kg चावल देने पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ देने के बदले कुछ चीज़ दिए जाएगी। अब हर जगह इसने तो फिक्स कर दिया, ठीक है, ध्यान से बात को समझना, यूनिट क्यों बनाए गए थे। इसने तो फिक्स कर दिया चीनी कैसे दी जाएगी, हर एक चीज़ का रेट कैसे होगा, किसके बदले में कितनी चीज़ दी जाएगी, तो वो वही चलेगा जो उसने बना दिया राजा ने, या राजा के मंत्रियों ने जो भी बनाया। लेकिन यहाँ का राजा कंपलसरी थोड़ी कि इसके अकॉर्डिंग बनाया होगा, क्योंकि इनका तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन तो बाद में हुआ। तो इसने भी कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा अपना चीज़ों को मेजरमेंट करने का। लेकिन सोचो जब ये इससे मिले, जब ये इनसे मिले, तो क्या ये जो चीज़ मांगेंगे क्या इनको पता होगा। हो सकता है ये लोग किलोग्राम में मेजर करते होंगे, इनको किलोग्राम नहीं पता, ये ग्राम्स में करते होंगे, हो सकता है ये पाउंड्स वगैरह में करते हो। तो दोनों में क्या हो रहा था, एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे मेजरमेंट कैसे होती है, और इन लोगों को इसका मेजरमेंट नहीं पता। इसी तरीके से जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिली, मैंने एक एग्जांपल इस तरीके से दिया, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिली तो मेजरमेंट यूनिट दोनों के सेम नहीं थे, तो वहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ट्रेड के थ्रू ही कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हुआ था। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आपका 1960 में जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है जो, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, वहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड की गई 1960 में। तो वहाँ पे एक मेन बड़ी बड़ी कंट्रियाँ सब ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे चल के कुछ चीज़ें फिक्स की गई कि भैया हर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूनिट फिक्स कर रहे हैं वो आप ऐसे ही करोगे। अगर आपको कोई मास को मेजर करना तो किलोग्राम में करना पड़ेगा, हाइट को मेजर करना तो मीटर में करना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज़ को फिक्स किया गया। इसमें इन लोगों ने फिक्स किए सर यूनिट। एक तो सर एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट होते हैं सर, एक होते हैं आपके डायराइव्ड यूनिट, और एक होते हैं सर आपके सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, तो
यहाँ पे 1960 में जो मीटिंग अटेंड की थी, पता चल गया कि यूनिट क्यों बनाए गए थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, एक कंट्री को दूसरी कंट्री की यूनिट ही नहीं पता थी कि वहाँ पे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो अब ये यहाँ पे जो मीटिंग फिक्स की गई, यहाँ पे ना कुछ यूनिट बनाए गए कि दुनिया की हर चीज़ को मेजर करने के लिए, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट फिक्स कर रहे हैं, ये हर कंट्री में यही चलेंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट जो फिक्स किए थे वो थे सर 7। कितने थे सर? 7। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट कितने हैं। अच्छा, डराइव कितने थे बाद में बताता हूँ। सप्लीमेंट्री कितने थे? 2। और डराइव सर कोई भी नहीं था, डराइव 0 था। अब सर फंडामेंटल आपने लिख तो दिया, लेकिन फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब क्या है सर? फंडामेंटल का मतलब होता है सर कोई भी ऐसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट होंगे। जो क्या होंगे सर? इंडिपेंडेंट होंगे। अब इंडिपेंडेंट का मतलब तो आप समझ सकते हो, आज़ादी, जिस किसी पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला मेरा वेट कितना है, तो मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे पता चला कि 70 kg। क्या इस केजी को मेजरमेंट करने के लिए क्या है? वेट का। क्या इसके साथ मुझे कहीं सेकंड को लगाना पड़ा, टाइम बताना पड़ा? क्या इसके साथ मुझे कहीं लेंथ बतानी पड़ी जिसको मीटर में बोलते हैं? तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताना पड़ा। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बताना चाहते हो तो एक ही चीज़ सफिशिएंट है, वो अपने आप को बता सकती है, उसको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, डराइव्ड क्या होता है सर? सर ये डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो कैसे डिपेंडेंट हुए? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो स्पीड। ये मैं आपको एक ही डेफिनेशन आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अभी समझ नहीं आएगा ये डेफिनेशन तो थोड़ा सा वेट करना। तो सर स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि कितनी दूरी चली कितने टाइम में। ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। कितनी डिस्टेंस चली कितने टाइम में, इसी को स्पीड बोला जाता है। दोनों चीज़ें होंगी तो ही स्पीड बनेगा, अदरवाइज स्पीड नहीं होगी। अगर मैं लिख दूं खाली 10 किलोमीटर, तो मैं बोलूँ स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर, ये तो सर दूरी होगी। लेकिन 10 किलोमीटर मान लो 1 घंटे में चला, तो फिर मैं बोलूँगा स्पीड कितनी है सर? स्पीड बनी 10 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब हर घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। तो इसके लिए मुझे दोनों चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। जैसे वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है सर? आपका डेंसिटी क्या होता है सर? ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके ये अपना आप बता पाएगा ये क्या बताना चाहते हैं। इसको बोला जाता है डराइव्ड यूनिट। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए सर फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, तो आपको आंसर होगा सर 7 है। आपको पूछा सर डराइव्ड यूनिट कितने, आपका आंसर होगा सर डराइव्ड कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसी फंडामेंटल को मिला के बन जाते हैं। जो जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा, सप्लीमेंट्री कितने से? 2 हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई थी स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, वो सब कुछ ऐसे था कि उसके आगे एक छोटा सा वर्ड लिखा था एटसेट्रा। अब इसी से हमें हर एक डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी लिखा होता गाइस, मैं तो भी आपको हर एक छोटी छोटी डेफिनेशन समझाता, क्योंकि यही आपका फिजिक्स का बेसिक स्टार्ट करेगी और यही आपका एंड तक चलेगा। और हर एक चैप्टर में आपको इसके बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए एक बार फंडामेंटल की हेडिंग दे दीजिए। अब मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ कि यूनिट आपके 3 प्रकार के हैं, फंडामेंटल, डराइव्ड और सप्लीमेंट्री। मैंने आपको बताया फंडामेंटल 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए फंडामेंटल यूनिट के बारे में। हमें क्या क्या पढ़ना है सर? हम लोग ने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे सर क्वांटिटी, लिख लो। दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए सर एसआई यूनिट क्या होते हैं, और तीसरे नंबर पे सर लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसको समझाने से पहले चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एसआई यूनिट कहाँ से आए। चलो इसकी हम एक बार थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ कि एसआई यूनिट कहाँ से आए। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। देखो जो मेजरमेंट यूनिट थे आपके गाइस, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट थे जो, वो क्या थे? सबसे पहले एक तो था सर आपका सीजीएस यूनिट, या पढ़ते भी होंगे कहीं कहीं, जिसको आप फ्रेंच भी बोलते हो। ये फ्रेंच लैंग्वेज, जितने भी लोग फ्रेंच थे, जो भी फ्रेंच लैंग्वेज से बिलोंग करते थे, वो सब की सब किसको यूज़ करते थे? सीजीएस को। तो सी का मतलब था सर किससे? जैसे बात हो रही है यहाँ पे सर मास, लेंथ और टाइम की, तो वो कैसे करते थे? लेंथ की बात वो सेंटीमीटर में करते थे, और वेट की बात सर वो ग्राम्स वगैरह में करते थे, और टाइम की बात वो सेकंड्स में करते थे। लेकिन एक यूनिट और था सर जिसमें था आपका एफ पी एस, जो भी ब्रिटिश
या ब्रिटेन कंट्री, जितने भी ब्रिटिश थे वो क्या यूज़ करते थे इसके लिए, वो सर लेंथ को वो ना सेंटीमीटर में ना करके और फीट में करते थे, और वेट को वो पाउंड्स में करते थे, और टाइम को वो सेकंड में करते थे। एक तीसरा यूनिट था सर अदर, बाकी वाले जो करते थे मेन मेन कंट्री में, वो क्या था, वो तो सर आपका MKS। तो M सर वो लेंथ को कितने में करते थे, वो करते थे मीटर में, मास को सर किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। और यही वो यूनिट है जिसको आगे चल के मॉडिफाई किया गया 1960 में। इसी को सर क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, मतलब इसी को थोड़ा सा सुधारा गया, और इसी में कोई चीज़ें ऐड करके इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। देखो आप अभी भी जो लेंथ है वो मीटर में करते हो, मास को किलोग्राम में करते हो, और टाइम को सेकंड में करते हो। तो बाकी चीज़ें इन सब का हेल्प लेके जो भी हुआ, इन सबको इस वाले यूनिट को क्या किया, मॉडिफाई करके इसमें और भी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, तो और भी बहुत सारे यूनिट इसमें ऐड किए गए। तो इन सबको मिला के फिर बनाया गया आपका एक सिस्टमेटिकल जो इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, जिसका नाम था SI यूनिट। तो ये इंटरनेशनली थे, ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से थे, जिसमें पूरी दुनिया SI यूनिट में ही मेजरमेंट करेगी। अगर आपको पूछा जाए मास का SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट सिर्फ एक होता है, ये दिमाग में रखना कि SI यूनिट सिर्फ एक होगा, यूनिट तो दुनिया भर के होते हैं। मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम भी यूज़ होता है, ग्राम्स भी होता है सर, पाउंड्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन सर SI यूनिट पूछा जाए तो उसका आंसर सिर्फ एक होगा, और वो एक ही हर एक का अपना फिक्स होगा। तो इससे ही हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले थे, फंडामेंटल यूनिट। तो ये ध्यान से रखना, ये जो हम 7 पढ़ने वाले फंडामेंटल, उसमें सबसे पहली क्वांटिटी लिख लो सर। जैसे मैं बात करता हूँ मीटर की, तो मीटर किसका है, अच्छा सॉरी, इसको लेंथ लिख लो, लेंथ एक्चुअली इसका यूनिट है। चलो पहली मैं बात करता हूँ सर लेंथ की। कोई भी चीज़ की लेंथ होगी, चाहे आप अपनी हाइट मेज़र कर रहे हो, चाहे आप किसी की दूरी मेज़र कर रहे हो, चाहे आप ब्रेड्थ मेज़र कर रहे हो, चाहे आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें दूरी की बात होगी, उसको हमेशा किस में मेज़र किया जाएगा सर, उसको हमेशा मेज़र किया जाएगा आपका मीटर में, जिसको सिंबल में M मानता हूँ। कोई भी लेंथ होगी सर, लेंथ का SI यूनिट एक ही होगा, जो होगा मीटर। वैसे तो आप किलोमीटर में मेज़र करते हो, सेंटीमीटर करते हो, मिलीमीटर में करते हो, ठीक है, दुनिया भर के यूनिट होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर SI यूनिट पूछेगा तो ये सब कुछ गलत है। तो SI में सिर्फ आंसर आएगा सर, उसमें आंसर आएगा सर आपका मीटर। तो ये बात ध्यान में रखना कि SI यूनिट सिर्फ एक होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथों, और इसको आपको समझना भी है। अब देखो इसके लिए एक डेफिनेशन क्या, डिफाइन कैसे किया गया, और डिफाइन इस तरीके से करना था कि ताकि दुनिया में हर एक जगह चीज़ें कॉमन हो जाए। मैं आप कोई भी इसको निकाल सकता है खुद। देखो इसने बोला कि जो आपका लेंथ होगी, वो लेंथ कैसे निकालोगे, आप खुद भी निकाल सकते हो। उसने बोला कोई भी चीज़ की जो 1 मीटर लेंथ होगी, मैं किसको बोलूँगा, उसमें जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे बोला गया था कि 1 सेकंड में अगर इतना लाइट चलती है, तो उस 1 सेकंड के आप पार्ट्स बनाओ, 1 सेकंड के आप पार्ट्स बनाओ, और वो भी कितने पार्ट्स बनाओ, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लेना इसको। तो कितने पार्ट बनाएंगे सर, वो उसने बोला कि आप 1 सेकंड में तो इतना ट्रैवल कर रही है, आप उस 1 सेकंड में कितने पार्ट बनाओ, उसके सर पार्ट बनाओ आप 1/299979245 हाफ सेकंड, 1 सेकंड। तो बात समझ आई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर अगर आप 1 सेकंड में इतनी लाइट ट्रैवल करते हुए देखते हो, तो आप क्या करो, 1 सेकंड के पहले हिस्से बनाओ। जैसे मैं बोलूँ कि कोई 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, मैं बोलूँ आधे में कितना चलेगा, आप बोलोगे 5 मीटर चलेगा। सेम अगर 1 सेकंड में इतनी लाइट चलती है, तो आप उस 1 सेकंड के पहले कितने हिस्से बनाओ, इतने हिस्से बनाओ। इसे इतने हिस्से बनाने के बाद फिर वो जो एक हिस्सा आएगा इतने हिस्सों का, जैसे 1 सेकंड को इतने हिस्सों में डिवाइड करो, और जो इतना एक हिस्सा आएगा उतने टाइम में जो लाइट ट्रैवल करेगी वो 1 मीटर कहलाएगा। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि लाइट को जो आपकी लेंथ निकालने के लिए, बेसिकली लेंथ निकालने के लिए आपका किसका सहारा लिया गया, आपकी स्पीड ऑफ लाइट का।
तो स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं हो सकती गाइज, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होगी तो आपका डिस्टेंस निकालना भी कभी चेंज नहीं होगा, आप कभी भी 1 मीटर की दूरी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट लिख लीजिए गाइज, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए आप मास। कोई भी चीज़ का मास अगर आपको निकालना हो, जैसे इस पेन का मास निकालना हो, तो जो आपको दिख रहा है ना ये ऊपर पूरा ये मास है, तो मास किस प्रकार निकालोगे, तो उसके लिए सर मैं आपके इसको इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब जैसे आप डायमेंशन पढ़ोगे, क्योंकि डेफिनेशन आपकी एग्जाम में आएगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं एक एक सिंगल सिंगल चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा कि लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो मास को जब भी आप मेजर करोगे उसके लिए आपको यूनिट यूज़ करना पड़ेगा सर किलोग्राम। क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम, जिसका सिंबल आप केजी देखते हो। अगर इसकी मैं डेफिनेशन थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, तो ये क्या था सर, एक प्लाटिनम रेडियम, प्लाटिनम रेडियम एक सिलेंडर होता था, एक प्लाटिनम रेडियम एक सिलेंडर था, जिसको बना के एक शीशे में लगा दिया, कि बोला गया कि जितना ये सिलेंडर का वेट है हर एक कंट्री में इसी के क्लोन बना लो और इतना ही आपको 1 kg यूज़ करना है। 1 kg में कितना होगा, अभी तो खैर इसका लास्ट टाइम में कुछ इसका चेंज हो गया था कि 1 kg को चेंज किया गया था। फिलहाल स्टार्टिंग में ये था कि उसने बोला था कि प्लाटिनम रेडियम का जो सिलेंडर था उसको एक शीशे में रख दिया कि जितना इसका वेट है उतने वेट का आप भी 1 किलोग्राम बनाओगे। देखो फंडामेंटल यूनिट सिर्फ 7 ही हैं और एसआई यूनिट एक ही होता है हर एक चीज़ का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे आपकी दुनिया का हर एक यूनिट आप देखो इससे बनेगा। आगे आप जितनी भी डेफिनेशन स्पीड डिस्टेंस जो भी पढ़ोगे सबके यूनिट यहीं से निकलेंगे, सबके डायमेंशन यहीं से निकलेंगे। तो आपको फंडामेंटल यूनिट को ध्यान से समझना है। जैसे मास को मेजर, क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जैसे आप मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या है। जैसे ऑप्शन में आ गया आपके, पहला ऑप्शन है सर आपका ग्राम्स, दूसरा ऑप्शन सर आपका किलोग्राम, तीसरा सर आपका पाउंड्स और चौथा ऑप्शन सर आपका ऑल। तो आंसर क्या लगाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ को लॉजिकली और कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश किया करो। जैसे मास का उसने क्या पूछा सर, यूनिट पूछा है, तो आंसर बच्चे इसमें किलोग्राम, जिसने पढ़ा वो किलोग्राम लगा के आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये मैं एस से यूनिट बता रहा हूँ, तो एस से यूनिट तो एक होता है, मतलब अगर इंटरनेशनली देखोगे तो वो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही नहीं पूछा था। सिंपली ऐसा पूछा था कि मुझे बताओ कोई यूनिट, देख मास को मेजरमेंट कैसे कैसे करते हो, कैसे कैसे तरीके से उसके यूनिट बनाएंगे, तो क्या ग्राम से यूनिट नहीं होते, क्या किलोग्राम भी होते हैं, पाउंड्स भी होते हैं, सारे होते हैं, तो इसका आंसर ऑल आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछता तब आंसर क्या आता सर, किलोग्राम। ये छोटी छोटी बातें ध्यान से सीखा करो। तो मैंने अभी तक आपको लेंथ बता दिया, जिसका यूनिट हमेशा मीटर लोगे, उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ नहीं होता है अगर ऐसे यूनिट की बात करोगे, बाकी यूनिट सारे सही हैं। इसको कैसे बनाया गया कि स्पीड ऑफ लाइट से जितनी वो 1 सेकंड के इतने पार्ट करो, वो उतने टाइम में जितनी लाइट करेगी ट्रेवल वो होगा 1 मीटर। मास को सर किलोग्राम से किलोग्राम ऐसे डिफाइन किया गया। अगला लिख लो सर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए जैसे मास लेंथ टाइम। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा यूनिट था वो सब में कॉमन था, तो वो था आपने देखा टाइम के लिए सब में एक ही था, वो सी जी एस था कि सी जी एस के बाद आपने पढ़ा पी के पी एस पढ़ा, फिर एम के एस पढ़ा, सब में टाइम के लिए सेकंड ही यूज़ किया गया। तो जो टाइम का सर ऐसे यूनिट था वो क्या था, सेकंड, जिसका सिंबल है आपका एस सी सी या एस पी लिख देता है कभी, जैसे मीटर पर सेकंड में, तो ये इसका सिंबल था। ठीक है, अच्छा अब टाइम के लिए क्या किया गया, टाइम कैसे उसने डिफाइन किया गया ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सर। एक आपका सीजीएम, सीजीएम 133, सीजीएम 133 एक एलिमेंट होता है। तो इस एलिमेंट के अंदर जो इसके एटम्स होंगे वो जब एनर्जी कम ज़्यादा होने पे ऊपर नीचे जंप करते हैं, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर नीचे जब एक बार एटम ऊपर जाके वापस नीचे आता है उतना टाइम जो होता है उसको 1 सेकंड बोला जाता है। फिलहाल आपकी नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपके यूनिट बनाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये है आपका कि ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सर, सेकेंड, और सिंबल क्या है सर उसका एस, एस सी सी। आगे लिख लो सर फोर्थ नंबर पे, 7 पढ़ने हमें, फोर्थ नंबर पे लिख लो आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है,
तो इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो है सर एम्पियर। आप जब भी करंट को मेजर करते हो एम्पियर से करते हो, इसका सिंबल है सर ए। तो इसके लिए मैं आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश नहीं करूंगा कि 2 वायर रखो उसमें फोर्स अप्लाई करो कितने न्यूटन की, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो आप। 5वें नंबर पे आ जाओ सर, कि आपका टेम्परेचर, इसके बारे में आपको कुछ बातें जरूर बता दूंगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। टेम्परेचर आप किस प्रकार मेजर करते हो, तो सबको लगता है सर सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि आप सेल्सियस डेली सुनते हो न्यूज़ में कि इतनी ठंड पड़ी जहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -4 हो गया, 10 हो गया, तो ये आप डेली सुनते हो, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। इसका जो ऐसा यूनिट है सर वो केल्विन होता है। क्या होता है वो केल्विन होता है, जिसका सिंबल के होता है। बट इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो कैसे बनाया गया, एक केल्विन कितना होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके राइट। तो ये होता है सर जो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसका 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट में आपको समझा देता हूँ क्या होता है, उसका इतने पार्ट बनाओ, उस टेम्परेचर के इतने हिस्से करो, वो कहलाएगा आपका 1 केल्विन। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है कितना है, वो होता है सर 273.16 केल्विन। ठीक है, केल्विन। तो सर इतना जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे आके आपका जो पानी का एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ट्रिपल का मतलब होता है 3, तो ये ऐसा पॉइंट होता है पानी का, मतलब पानी का एक ऐसा पॉइंट, उस एक ऐसी गर्मी जिसके ऊपर पानी आपको तीनों स्टेज में मिले, कुछ किस में, आपको सॉलिड में भी मिले, आपको लिक्विड में भी मिले, और आपको गैस में भी मिले। जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार में वो पानी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, कभी कभी सर्दियों में क्या होता है, आप सुबह सुबह देखो पानी जो ओस पड़ी होती है रात की वो जम जाती है, फिर वो क्या होता है सर, वो धीरे धीरे धुआं बन के उठ रही होती है, धूप निकलती है, थोड़ा थोड़ा पानी बना होता है, थोड़ी सी बर्फ भी होती है, वो आप टेम्परेचर सोच सकते हो, वो कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का इस टेम्परेचर पे पानी आपको तीनों स्टेज में मिलेगा, थोड़ा सा बर्फ भी होगा सॉलिड, थोड़ा लिक्विड भी होगा, थोड़ी उसकी गैस भी बन रही होगी, तो वो ये टेम्परेचर होता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टेम्परेचर का इतना पार्ट लोगे तो वो 1 केल्विन कहलाएगा, क्योंकि हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं लेना, हमें 1 केल्विन बनाना, तो 1 केल्विन इतने पार्ट का होगा। तो ये आप वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है सर। तो बच्चे इसको सेल्सियस ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट होता है, ये याद रखना, ये फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस नहीं होता, वो 37 डिग्री बाद सेल्सियस होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा, आपकी बॉडी नॉर्मल का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कभी आप थर्मोमीटर में देखना, तो थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर, जैसे आप बोलते हो थर्मोमीटर, जब आप बुखार चेक करवाने जाते हो तो वो आपको थर्मोमीटर से चेक करता है। तो थर्मो का मतलब होता है सर हीट, हीट मतलब आपकी बॉडी का, मीटर मतलब टेम्परेचर चेक करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको थर्मोमीटर बोला जाता है, जो भी हीट चेक करेगा। दूसरी चीज़, आपका जो पानी का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है वो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। दूसरा एक पॉइंट ये भी याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे आपके पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। मैं मैक्सिमम डेंसिटी होती है, अब डेंसिटी आप आगे समझ जाओगे, जैसे मैं आपको डायमेंशन उसके डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, पानी मतलब सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सर टेम्परेचर आई होप आप समझ पाए होंगे। टेम्परेचर को अगर आपको मेजरमेंट करना है, उसके लिए ऐसे यूनिट है, वो है केल्विन। अब केल्विन क्या होता है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसका इतना पार्ट लोगे वो 1 केल्विन कहलाएगा। अच्छा ये टेम्परेचर कौन सा है, ये सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर है। ओके आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बता दूं, इनमें फ़र्क क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। देखो बेसिकली दुनिया की हर एक चीज़ जो नॉन लिविंग्स है वो एटम से मिलके बनी हुई है। ये जैसे ही मैं आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा एटम्स क्या होते हैं। एटम्स ऐसे समझ लो, एक सबसे छोटे से छोटा कण,
जिससे मिल मिल के बड़ी चीज़ बनती है। आपकी बॉडी सेल से मिलके बनी है, लेकिन नॉन लिविंग एटम से मिलके बनी है। अब एटम से ही आपका सॉलिड बना है, एटम से मिलके ही आपका लिक्विड बना है, और उससे ही आपकी गैस बनी है। गैस मीन्स की एयर बनी है। अब देखो सॉलिड में क्या फ़र्क होता है, जैसे आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है ना, वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जिस एटम से बना है गाइस, वो इतने पास पास हैं कि उसके बीच में कुछ जाने की जगह ही नहीं है। दैट्स वाई इसको सॉलिड बोला गया। अब इसके अंदर से आप कुछ भी, जैसे आपके सामने दीवार है, आप दीवार में हाथ को आर पार नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उसके एटम्स में बीच में घुसने की जगह ही नहीं है, जितना पास पास रख दोगे। दूसरी चीज, इसको लिक्विड किसको बोलते हैं सर? लिक्विड होता है सर, उसमें भी एटम्स होते हैं, लेकिन एटम से थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जैसे आप देखो, हाथ पानी में आप डाल सकते हो इजिली। क्यों डाल सकते हो? क्योंकि उसमें एटम्स में गैप होता है। जैसे हाथ डालते हो, एटम साइड होते हैं, आपका हाथ अंदर चला जाता है। तो इसको बोला गया लिक्विड। लिक्विड में बेसिकली थोड़ी थोड़ी बीच में स्पेस होती है एटम्स के बीच में। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं सर, गैस में तो एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे आप एलपीजी ले लो, एलपीजी गैस होती है जो आपकी आई थिंक 14.2 केजी होता है, जो आपका एक सिलेंडर होता है बेसिक नॉर्मल। तो इतने केजी का इतना बड़ा सिलेंडर, आप सोचो इसमें कभी कोई सॉलिड चीज़ भरी हो, जैसे मान लो आयरन भरा हो, क्या आप उसको उठा पाओगे? कभी नहीं उठा पाओगे। लिक्विड हो फिर भी भारी हो जाएगा। लेकिन गैस क्यों हल्की होती है? क्योंकि इसके एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन किया जाता है। इस चीज़ को, इन चीज़ों को सॉलिड, लिक्विड, गैस बोला जाता है। जैसे एयर में एटम्स इतने दूर होते हैं, आप एयर में से हाथ को आगे पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा। लेकिन आप गाड़ी में से हाथ बाहर निकालो तो आपको प्रेशर फील होगा। वो हवा का प्रेशर था जो आपके एटम्स टकरा रहे थे आपके हाथों से। तो ये होता है बेसिकली लिक्विड, सॉलिड और गैस का डिफरेंस। उसके बाद चलो आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो भी क्वांटिटी है उसको देखते हैं। लिख लीजिए 6 नंबर पे लिख लीजिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसके मैं थोड़ी थोड़ी आपको ऐसा यूनिट बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, फंडामेंटल से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसा यूनिट नहीं पता होता। जैसे पूछेगा टाइम का यूनिट बताओ, तो सेकंड, मिनट, आवर सब कुछ लिखा होगा, तो बच्चों को सब कुछ सही लगता है। तो फिर कभी ये लगा के आता है, कभी ये और कभी ये। तो ऐसा यूनिट एक ही होता है। अगर पढ़ा तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं चलेगा। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है सर? ल्यूमिनस का मतलब होता है कोई भी चीज़ की चमक, और इंटेंसिटी मतलब उसकी मात्रा कितनी। कोई भी चीज़ में चमक कितनी है, वो कितनी ज़्यादा चमक है। जैसे एक 10 वाट का बल्ब ले लो, और एक आप 100 वाट का ले लो, तो 100 वाट वाले की लाइट बहुत ज़्यादा होगी 10 वाले से। तो उसकी जितनी ज़्यादा लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसको मेजरमेंट करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? कैंडीला, जिसका सिंबल है सर CD। और इसको अगर डिफाइन करना है तो वो फ्रीक्वेंसी वगैरह के केस में चला जाएगा, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 7वें नंबर पे लिख लो सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनाया गया सर आपका मोल, जिसका सिंबल है MOL। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एवोगैड्रो नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी केमिस्ट्री में भी आता है। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। चलो लिख लो एक बार। तो इसको सर मोल में आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताना, मतलब सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। तो इसको मेजरमेंट करने का यूनिट तो मोल होता है। जैसे इसको कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूँ 1 ग्राम चीनी में, मान लिया 1 ग्राम शुगर में कितने दाने होंगे, छोटे छोटे उसके जो दाने होते हैं ना, दानेदार, तो वो दाने कितने होंगे 1 ग्राम में। तो इसको बनाया गया सर, जो 1 मोल होगा वो कितना होगा आपका 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने दाने होंगे आपके 1 मोल में। तो किसी भी चीज़ में कितने मोल हैं वो फिक्स हो गया। हर चीज़ का आप मेजरमेंट कर सकते हो। ये एक्चुअली आपकी कंसेप्ट है, आपकी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। जब आप मास निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालोगे, तब आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। फिलहाल अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाने की कोशिश करी, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी गाइस, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपने मेजरमेंट यूनिट पढ़ने ही क्यों और क्यों बनाएंगे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। फिर आपका 1960 में जो मीटिंग हुई, वहाँ पर आपको चीज़ें फिक्स की गई कि कोई भी चीज़ दुनिया में मेजर कैसे होगी। एक होगा फंडामेंटल, एक होगा डायरेक्ट, एक होता है सप्लीमेंट्री सिस्टम से। सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल मैंने बताया वो यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं सर, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। डायरेक्ट वो यूनिट होते हैं जो किसी पे डिपेंड करते हैं, और सप्लीमेंट्री सर एंगल पे डिपेंड करते हैं। ये हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने बाद में आपको फंडामेंटल यूनिट बताना स्टार्ट करा, उससे पहले मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि ऐसा यूनिट कहाँ से आए।
तो आपके अलग अलग 3 प्रकार के यूनिट थे और इसी MKS यूनिट को मॉडिफाई करके एक्सटेंड किया गया और इसी में एडअप किया गया और अलग अलग प्रकार के यूनिट बनाए गए, जिसमें फंडामेंटल 7 बनाए गए और सप्लीमेंट्री 2 बनाए गए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। फिर मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट एक एक करके एक्सप्लेन करा, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया सर लेंथ। किसी भी चीज़ को लेंथ को मेजर करने के लिए आपको मीटर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका सिंबल होता है सर M। देखो आपको लेंथ का ऐसा यूनिट पूछेगा तो आपको मीटर लगाना है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब कुछ नहीं होता। अगर हाँ यूनिट पूछे तो फिर ऑल आंसर है। फिर मास का बताया मैंने किलोग्राम, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी। टाइम का सेकंड होता है सर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है सर, वो होता है आपका सॉरी, तो केल्विन। तो केल्विन सर कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होगा उसका आप 1/273.16 पार्ट लोगे, वो बनेगा आपका 1 केल्विन। फिर मैंने इलेक्ट्रिक करंट का बताया, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता। ऐसे याद कर लो कि कैंडल आपको क्या देती है, लाइट देती है ना, तो ल्यूमिनस क्या होती है, चमक होती है, तो कैंडिला इसका ऐसा यूनिट आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर किया जाएगा सर, मोल में, और इसका सिंबल MOL है। तो मैंने आज आपको 7 फंडामेंटल यूनिट बताए, आपको बेसिक मैंने फिजिक्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देने की कोशिश करी। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे गाइज, डायरेक्ट यूनिट थोड़े से बता देंगे, ठीक है, थोड़े से आपको डायरेक्ट यूनिट बताएंगे, उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री बताएंगे, दोनों थोड़े वो भी समझा दूंगा। मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थे आपके। फिर हम डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये होगा आपकी बेसिक पूरी की पूरी फिजिक्स का, जहाँ पे आपको हर एक डेफिनेशन में सिखाऊंगा कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, हर एक डेफिनेशन वहाँ पे सीखोगे, स्पीड, वेलोसिटी, जो भी सिलेबस में है। तो आई होप आज की क्लास आपको बेसिक थोड़ी समझ आई होगी। मेरा फोकस था आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के ऊपर कि वो बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। तो साइंस से आपको देखो डरना नहीं है, जब तक मैं हूँ टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। 10 में 10 मार्क्स आपको टारगेट रखना, मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।